हमारे पास एक बेहद दिलचस्प किताब है हाउ टू टॉक टू एनीवन अबाउट एनीथिंग, और हम इसका सिर्फ सार नहीं बताने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम मिलकर बातचीत की कला का एक पूरा घर बनाएंगे, बिल्कुल नींव से लेकर छत तक। बिल्कुल। आज हम उन तरीकों पर गहरी बात करेंगे जिनसे हम किसी भी बातचीत में आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, ऑफिस में या किसी पहली डेट पर। और ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये एक सोच को बदलने का तरीका है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं किताब की एक कहानी से, काइल की कहानी से। हाँ। काइल अपनी बहन की शादी में है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो बहुत अकेला और अजीब सा महसूस कर रहा है। 20 साल की शादी के बाद हाल ही में उसका तलाक हुआ है, और उसे अचानक ये एहसास होता है कि उसे नए लोगों से बात करनी ही नहीं आती। वो भूल चुका है। हाँ, वो बस एक कोने में खड़ा सोच रहा है, मैं क्या कहूँ, क्या किसी को मेरी बातों में दिलचस्पी होगी भी। और काइल की यही कहानी, मतलब इस किताब की आत्मा है। ये हमें बताती है कि इंसानी जुड़ाव हमारी खुशी के लिए कितना कितना जरूरी है। सही बात है। लेखक का मानना है कि आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है जो कुछ लोगों में पैदाइशी होती है। ये एक स्किल है, जैसे साइकिल चलाना या तैरना, जिसे कोई भी सीख सकता है और अभ्यास से बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। तो अगर ये एक स्किल है, तो पहला कदम क्या है? किताब का पहला सिद्धांत मुझे थोड़ा हैरान करने वाला लगा। वो ये नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि ये है कि आप कौन हैं। मतलब अच्छी बातचीत की शुरुआत खुद को जानने से होती है। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर ये बातचीत की कला का सबसे मजबूत आधार है। सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो, तो आप उस पर दीवारें कैसे खड़ी करेंगे? सही। लेखक का तर्क है कि अगर आप खुद को नहीं जानते, अपने मूल्यों को नहीं समझते, तो आपकी हर बातचीत खोखली होगी। आप सिर्फ वो ही कहेंगे जो आपको लगता है कि सामने वाला सुनना चाहता है। बिल्कुल। प्रामाणिक बातचीत एक प्रामाणिक इंसान से ही शुरू होती है। इसको और साफ तरीके से समझने के लिए किताब में एक एक्सरसाइज भी है, जिसे हम कह सकते हैं खुद से जुड़ने की कोशिश। इसमें बस एक पेन और कागज लेकर खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। जैसे, आप असल में कैसा इंसान बनना चाहते हैं? हाँ। और फिलहाल आप कैसे इंसान हैं? और इन दोनों सवालों के बीच का जो फासला है, वही आपके विकास का नक्शा है। जब आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। अच्छा। आप सिर्फ एक भूमिका नहीं निभा रहे होते, आप अपने सच के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मुझे एक सवाल आता है यहाँ, ये सब तो बहुत गहरा है, मतलब ऑलमोस्ट थेरेपी जैसा। राइट। क्या किसी से हल्की फुल्की बातचीत करने के लिए इतना आत्ममंथन करना जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका मकसद आपको मनोवैज्ञानिक बनाना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास बात करने के लिए एक कोर हो, एक केंद्र हो। ओके। जब काइल की शादी टूटे, तो उसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। वो खोया हुआ महसूस कर रहा था। अगर उसे पता होता कि वो अपनी शादी के अलावा और क्या है, एक अच्छा दोस्त, एक संगीत प्रेमी, एक शौकीन माली, हाँ, तो उसके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता। आत्म जागरूकता आपको विषय देती है, आपकी बातों में वजन लाती है। ठीक है, तो हमारी इमारत की नींव तैयार है, आत्म जागरूकता। अब दीवारें खड़ी करने का समय है, और किताब के मुताबिक ये दीवारें सुनने की कला से बनती हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, पर जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सही है। वो दिमाग में अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं और बस सामने वाले के चुप होने का इंतजार करते हैं। इसका एक सटीक उदाहरण है। मान लीजिए कोई अपनी दोस्त को बता रही है कि वो अपनी नौकरी से कितनी परेशान है, कि उसका बॉस उसे समझता नहीं है। और उसकी दोस्त तुरंत सलाह देने लगती है, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या तुम्हें अपने बॉस से बात करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ दोस्त ने समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ जवाब देने की जल्दी की। बिल्कुल। अगर वो समझने के लिए सुनती तो शायद कहती, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, मुझे और बताओ। इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, सिर्फ समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा। तो इसको बेहतर कैसे करें? कुछ ठोस कदम है। पहला और सबसे जरूरी, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करें। अपना फोन जेब में रख दें। इस पर एक स्टडी का भी जिक्र है जो काफी चौंकाने वाली है। जब छात्र लैपटॉप या फोन जैसी टेक्नोलॉजी से घिरे होते हैं, तो उनका ध्यान औसतन सिर्फ 3 मिनट तक ही टिक पाता है। सिर्फ 3 मिनट? हाँ, ये तो डरावना है ना? तो पहला नियम, फोन दूर।
दूसरा, सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दे, उन्हें बीच में ना टोकें। और तीसरा, जो सबसे असरदार है, उनकी कई बात को अपने शब्दों में दोहराएं। जैसे तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें काम पर सम्मान नहीं मिल रहा है। इससे पुष्टि होती है कि आपने उनकी बात को सही समझा है। और सिर्फ कान ही नहीं, आपका पूरा शरीर सुनता है। सही बॉडी लैंग्वेज, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। सामने वाले की तरफ झुकना, बीच बीच में सिर हिलाना, आंखों में देखना, ये सब बिना बोले कहता है मैं आपकी बात में पूरी तरह से शामिल हूं। जब आप ये दीवारें खड़ी कर लेते हैं तो लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि इस जगह पर उनकी बात सुनी जाएगी, काटी नहीं जाएगी। बहुत खूब। तो नींव बन गई, दीवारें खड़ी हो गई, लेकिन बिना दरवाजों के घर तो एक कैदखाना होता है ना? हाँ सही है। लेकिन यहाँ एक आम गलती होती है, हम बहुत उबाऊ और बंद सवाल पूछते हैं। आप कैसे हैं? जवाब, ठीक हूँ। वीकेंड कैसा था? जवाब, अच्छा था। बातचीत वहीं खत्म। अच्छे सवालों के 3 लक्ष्य होते हैं: बातचीत को दिशा देना, किसी बात को और साफ करना, और सामने वाले को समझना। तो अच्छे सवाल कैसे होते हैं? किताब में अलग अलग हालात के लिए कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। जैसे किसी नेटवर्किंग इवेंट में आप क्या करते हैं की जगह पूछें, आपके काम का सबसे दिलचस्प या सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या है? ये एक कहानी की शुरुआत करता है। और किसी डेट पर आपको क्या पसंद है की जगह पूछें, वो कौन सा गाना है जिसे आप लूप पर सुन सकते हैं? या अब तक आप सबसे दिलचस्प इंसान से कब और कहाँ मिले हैं? ये बहुत अच्छे सवाल हैं। ये सवाल सिर्फ जानकारी नहीं मांगते, ये किसी के व्यक्तित्व की परतें खोलते हैं। यहाँ एक एडवांस तरीका भी बताया गया है जिसे FBI जैसी एजेंसियां भी इस्तेमाल करती हैं, एलिसिटेशन। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। ये बिना सीधे सवाल पूछे जानकारी हासिल करने की कला है। हाँ। जैसे सीधे ये पूछने के बजाय कि आप कहाँ काम करते हैं, आप कह सकते हैं इस शहर में ट्रैफिक की हालत बहुत खराब है, खासकर सुबह ऑफिस जाते वक्त। अच्छा। इससे सामने वाला शायद खुद ही बताएगा कि उसका ऑफिस कहाँ है और उसे कितनी दिक्कत होती है। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? ये थोड़ा चालाकी भरा या मैनिपुलेटिव नहीं लगता? ऐसा लग सकता है कि हम किसी से जबरदस्ती कोई बात उगलवा रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यहीं पर नियत का सवाल आता है। अगर आपकी नियत सिर्फ बातचीत को दिलचस्प बनाने और सामने वाले को बेहतर तरीके से जानने की है, तो ये एक हुनर है। लेकिन अगर आपकी नियत किसी का फायदा उठाने की है, तो यही हुनर चालाकी बन जाता है। मतलब ये एक धारदार चाकू की तरह है। बिल्कुल, आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस्तेमाल आप पर निर्भर करता है। ये बहुत जरूरी बात है। तो नींव तैयार, दीवारें मजबूत और दरवाजे भी लग गए। अब घर तो बन गया, पर उसमें रोशनी और गर्मी कहाँ से आएगी? किताब कहती है कि ये रोशनी है आपका उत्साह, एंथुजियाज्म। ये चौथा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है। बातचीत शुरू करने से पहले माहौल को समझना जरूरी है, जिसे रीडिंग द रूम कहते हैं। अच्छा। रिसर्च बताती है कि हमारा लगभग 55% कम्युनिकेशन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से होता है। तो पहले देखिए कि सामने वाला इंसान खोला हुआ है या बंद, क्या वो तनाव में है या आराम से। इसी से जुड़ी एक तकनीक है मिररिंग, यानी आईने की तरह व्यवहार करना। इसका मतलब है कि आप बहुत ही हल्के तरीके से सामने वाले के हाव भाव या बैठने के तरीके की नकल करते हैं। पर क्या ये बनावटी या अजीब नहीं लगेगा अगर सामने वाले ने पकड़ लिया तो? हाँ, अगर आप इसे बहुत जाहिर तौर पर करेंगे तो बिल्कुल अजीब लगेगा। कोई हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो आप भी तुरंत वैसा ही कर लें, तो वो सोचेगा कि ये क्या कर रहा है। हाँ। इसका मतलब है ऊर्जा को मैच करना। अगर कोई धीरे और शांत तरीके से बात कर रहा है तो आप भी अपनी आवाज ऊंची ना रखें। अगर कोई बहुत उत्साहित है तो आप भी थोड़ी ऊर्जा दिखाएं। अच्छा। ये अनजाने में एक सिग्नल भेजता है कि हम एक ही पेज पर हैं। और जब ये जुड़ाव बन जाए तो आपका उत्साह उस बातचीत में जान डाल देता है। अगर कोई कहता है मैंने इस हफ्ते एक नया पौधा खरीदा, और आप बिना किसी भाव के कहते हैं ओ अच्छा, तो बातचीत मर जाएगी, वही खत्म। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उत्साह से कहते हैं अरे वाह, कौन सा पौधा, मुझे भी पौधों का बहुत शौक है, तो आपकी ऊर्जा सामने वाले को भी उत्साहित करती है। आपका उत्साह संक्रामक होता है। ये बात तो सही है, पर क्या ये हर स्थिति में काम करती है? मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हैं जो दुखी है या किसी गंभीर विषय पर बात कर रहा है, क्या तब भी आपका ज्यादा उत्साह दिखाना असंवेदनशील नहीं लगेगा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। यहाँ पर उत्साह का मतलब उछल कूद करना नहीं है। यहाँ इसका मतलब है दिलचस्पी दिखाना। अगर कोई दुखी है
तो आपका उत्साह उसकी बात को और ध्यान से सुनने और हमदर्दी दिखाने में होना चाहिए। ओके। आप कह सकते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर तुम इस बारे में बात करना चाहो तो मैं यहाँ हूँ। यहाँ आपका उत्साह आपकी मौजूदगी और आपकी परवाह में झलकता है, न कि आपकी खुशी में। मतलब ऊर्जा को मैच करना यहाँ भी लागू होता है। बिल्कुल। और आखिर में बातचीत को खूबसूरती से खत्म करना भी एक कला है। अक्सर हम बस अजीब तरह से निकल जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा कहना जैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे, या मुझे अब निकलना होगा पर आपकी शाम अच्छी गुजरे। ये एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है। एक सकारात्मक और सम्मानजनक तरीके से बातचीत को समाप्त करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम अपने घर वाले उदाहरण से समझें तो सार ये है, बातचीत का घर बनाने के लिए सबसे पहले आत्मजागरूकता की एक मजबूत नींव चाहिए। उस पर ध्यान से सुनने की दीवारें खड़ी करनी होती हैं जो आपको और सामने वाले को एक सुरक्षित जगह देती हैं। फिर सही सवाल पूछकर आप दरवाजे बनाते हैं जिससे विचारों का आना जाना हो सके। और आखिर में आपका उत्साह और सच्ची दिलचस्पी उस घर में रोशनी और गर्मी भर देती है जहां लोग आना पसंद करते हैं। ये सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये वाकई में इंसानों से जुड़ने का एक नजरिया है। इसमें अभ्यास लगेगा, गलतियां भी होंगी, पर हर बातचीत बेहतर होने का एक मौका है। और इसका नतीजा सिर्फ बेहतर बातचीत नहीं, बल्कि बेहतर रिश्ते, ज्यादा अवसर और शायद एक ज्यादा खुशहाल जिंदगी है। एक आखिरी विचार जो मेरे मन में आ रहा है, इस किताब में बताई गई सारी तकनीकें नए लोगों से या हल्की फुल्की बातचीत के लिए बेहतरीन है। हाँ। लेकिन उन मुश्किल बातों का क्या जिनसे हम अक्सर बचते हैं? जब हमें अपने पार्टनर से किसी शिकायत के बारे में या अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के बारे में बात करनी हो। मुश्किल बातचीत। क्या ये सारे नियम तब भी वैसे ही लागू होते हैं या मुश्किल बातचीत के लिए हमें औजारों के एक बिल्कुल अलग सेट की जरूरत होती है? ये एक दिलचस्प सवाल है